जय हिंद दोस्तों। आज हम कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र। यह क्लास 6 है दोस्तों और यूनिट नंबर 5 है। ठीक है, बाकी और जो मैंने क्लास कराया उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, आप लोग जा करके वहां देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपका 3 और यूनिट बचा है। ठीक है दोस्तों, 3 यूनिट और बचा है, 5वां यूनिट है और मैं जल्दी जल्दी सीरीज को ख़त्म करूँगा। पेपर का नाम है दोस्तों कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, तुलनात्मक सरकार और राजनीति। इसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है? यूके, यूएसए, स्विट्जरलैंड और चीन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये देखिए, पेपर कोड क्या है? POL 301 यानी POL 301 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सभी क्वेश्चन थे दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे? तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, सर एलियाहे इम्फे ब्रिटिश भारत के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसे भारत में कानून की संप्रभुता की स्थापना के लिए जाना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में कानून की संप्रभुता की स्थापना के लिए जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी समिति या आयोग ब्रिटिश भारत के दौरान विधि आयोग से संबंधित है? तो दोस्तों इसमें मैकाले आयोग है जो ब्रिटिश भारत के दौरान विधि आयोग से संबंधित है। ठीक है, एक बार और देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी समिति या आयोग है जो ब्रिटिश भारत के दौरान विधि आयोग से संबंधित है? तो मैकाले आयोग। ठीक है दोस्तों, मैकाले आयोग ब्रिटिश भारत के दौरान विधि आयोग से संबंधित है। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही के लिए अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक भाषा बनाया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही के लिए अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक भाषा बनाया था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने जिला फौजदारी न्यायालय को समाप्त कर दिया और कलकत्ता में सर्किट कोर्ट की स्थापना की? तो दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जिला फौजदारी न्यायालय को समाप्त कर दिया और कलकत्ता में सर्किट कोर्ट की स्थापना की। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 देखते हैं दोस्तों ये आपकी जिम्मेदारी है, अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो भी इस क्लास को देख सकें और परीक्षा में अच्छे अंक ला सकें। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से भारत में किस न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी? तो दोस्तों फोर्ट विलियम का सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, फोर्ट विलियम का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में मेयर कोर्ट कब स्थापित किया गया था? तो दोस्तों याद रखिएगा, जो सन वाले क्वेश्चंस है वो कम से कम आपके 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, 4 से 5 या 6 प्रश्न भी हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में मेयर कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? तो 1726 ईस्वी में मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में मेयर कोर्ट को स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए थे? कहवा क्या होता है दोस्तों? जिससे कॉफ़ी बनाई जाती है उसे कहवा कहते हैं। ठीक है, यानी कॉफ़ी के बागान या कहवा के बागान कहाँ लगाए गए थे? तो सबसे पहले दोस्तों वायनाड जनपद में लगाए गए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है, अंग्रेजों द्वारा वायनाड जनपद में सर्वप्रथम कहवा यानी कॉफ़ी के बाग लगाए गए थे। दोस्तों अगर आप सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, पूरे यूट्यूब पर जीके जीएस वाला एक ऐसा चैनल है दोस्तों जो आपको फ्री में यूपीएस प्रोवाइड कराता है। केवल आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, लाइक कर देना, शेयर कर देना है और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में।
या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ज्वाइन करके आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। आपको किस सब्जेक्ट का यूपीएस चाहिए मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, पहली बार औपचारिक रूप से महालवादी प्रथा कब लागू की गई थी? इसे याद रखिएगा दोस्तों, कब की गई थी? तो 1822 ईस्वी में, ठीक है। 1822 ईस्वी में पहली बार औपचारिक रूप से महालवादी प्रथा लागू की गई थी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 है, भारत में प्रत्येक रेल लाइन किसने बिछाई थी? भारत में प्रत्येक रेल लाइन किसने बिछाई थी? तो जॉर्ज क्लार्क ने, ठीक है। जॉर्ज क्लार्क ने दोस्तों भारत में प्रत्येक रेल लाइन बिछाई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि छठे सेमेस्टर में भी आप हमारे साथ जुड़े रहें और ज़बरदस्त तैयारी करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों, अमेरिका में कुल कितने उपनिवेश 1775 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा बसाए गए? तो कुल 13 उपनिवेश थे दोस्तों, ठीक है। अमेरिका में कुल कितने उपनिवेश थे 1775 में? 13 उपनिवेश अंग्रेजों द्वारा बसाए गए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12 है, विश्व का प्रथम गणतंत्र देश कौन बना? तो अमेरिका विश्व का प्रथम गणतंत्र देश बना था। प्रश्न नंबर 13 है, अमेरिका विधानमंडल में उच्च और निम्न सदन क्रमशः हैं? तो दोस्तों अमेरिका विधानमंडल में सेनेट उच्च सदन है और प्रतिनिधि सभा निम्न सदन है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी है, अमेरिका विधानमंडल में उच्च सदन सेनेट है और निम्न सदन प्रतिनिधि है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14 देखते हैं दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका ने लोकतांत्रिक संविधान को किस सन में अपनाया था? तो दोस्तों 1787 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका ने लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था। प्रश्न नंबर 15 है, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 4 वर्ष का होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, यह ध्यान दीजिएगा। 5 मत लगाकर चले आइएगा क्योंकि 5 वर्ष नहीं होता है, 4 वर्ष होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16 देखते हैं दोस्तों क्लास पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस देश की कार्यपालिका फ्रांसीसी प्रतिरूप पर आधारित है? निम्नलिखित में से किस देश की कार्यपालिका फ्रांसीसी प्रतिरूप पर आधारित है? तो दोस्तों श्रीलंका है। ऑप्शन नंबर ए है, श्रीलंका एक ऐसा देश है जो फ्रांसीसी प्रतिरूप पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों, कार्यपालिका की शक्ति में अभिवृद्धि के अंतर्गत कौन कौन आता है? गृह संकट आता है, राजनीतिक दलों का विकास आता है, संचार एवं आवागमन के साधन ये भी आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 18 है, फ्रांस का राष्ट्रपति चुना जाता है किसके द्वारा? किस नियम के द्वारा फ्रांस का राष्ट्रपति चुना जाता है? तो फ्रांस का राष्ट्रपति दोस्तों द्वितीय मत पत्र प्रणाली द्वारा चुना जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। फ्रांस का राष्ट्रपति द्वितीय मत पत्र प्रणाली द्वारा चुना जाता है। प्रश्न नंबर 19 है, किस देश में कार्यपालिका शक्ति एक व्यक्ति के बजाय 7 व्यक्तियों की समिति में निहित है? तो दोस्तों स्विट्जरलैंड की, ठीक है। स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका शक्ति एक व्यक्ति के बजाय 7 व्यक्तियों की समिति में निहित होता है। प्रश्न नंबर 20 है, कार्यपालिका का राजनीतिक कार्य क्या है? कार्यपालिका का राजनीतिक कार्य क्या है दोस्तों? तो यह नेतृत्व करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 21 है, कौन सा देश ताइवान को अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है? तो दोस्तों चीन है, ठीक है। चीन ताइवान को अपने देश का हिस्सा या फिर अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है। प्रश्न नंबर 22 है दोस्तों, चीन विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? तो 2001 में चीन विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना था। प्रश्न नंबर 23 है, चीन में 4 आधुनिकीकरण का प्रस्ताव किसने दिया? तो झोउ एनालाई ने चीन में 4 आधुनिकीकरण का प्रस्ताव दिया था। प्रश्न नंबर 24 है, इम्पोर्टेंट है, इनमें से कौन सा देश एक पार्टी प्रणाली या फिर वन पार्टी सिस्टम का अनुसरण करती है? तो चीन दोस्तों वन पार्टी सिस्टम या फिर एक पार्टी प्रणाली सिस्टम का अनुसरण करती है।
प्रश्न नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश द्विदलीय प्रणाली का उदाहरण है? तो यूनाइटेड किंगडम द्विदलीय प्रणाली का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 26 है दोस्तों, कन्फ्यूशियस के अनुसार नींव जहाँ से अन्य सभी गुण उत्पन्न होते हैं क्या है वो? तो वो दोस्तों माता पिता का सम्मान करना बच्चों का कर्तव्य है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 27 देखते हैं, कन्फ्यूशियसवाद कब राजकीय धर्म बन गया? जो कन्फ्यूशियसवाद है वो कब राजकीय धर्म बना था दोस्तों? तो कन्फ्यूशियसवाद 2री शताब्दी ईसा पूर्व में राजकीय धर्म बन गया था। प्रश्न नंबर 28 है दोस्तों, हुआ हाव आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ हाव आंदोलन क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था। ऑप्शन नंबर सी है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 29 है दोस्तों, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? भारतीय संघवाद को शहरी संघवाद ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी है, ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद। प्रश्न नंबर 30 है, हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं? हिंद चीन में दोस्तों कंबोडिया, वियतनाम और लाओस ये तीनों आते हैं। ऑप्शन नंबर सी है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये याद रखिएगा दोस्तों, लिख लीजिए, हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं? कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। प्रश्न नंबर 31 है दोस्तों, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो यह लिखा है फान बोउ चाउ ने। ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक फान बोउ चाउ हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 32 है दोस्तों, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे? तो कोलोन कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, जो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी थे उनको कोलोन कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 33 है दोस्तों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, स्विट्जरलैंड का 2 अक्षर का संक्षिप्त नाम कौन सा है? तो CH। ऑप्शन नंबर बी है, स्विट्जरलैंड का 2 अक्षर है CH, संक्षिप्त नाम CH है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 34 है दोस्तों, स्विट्जरलैंड के किस शहर में संयुक्त राष्ट्र का दूसरा बड़ा कार्यालय है? तो दोस्तों जिनेवा में स्विट्जरलैंड का जिनेवा के स्विट्जरलैंड शहर में संयुक्त राष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा कार्यालय है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 35 है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, स्विट्जरलैंड का संविधान मूल रूप से कब लिखा गया था? तो स्विट्जरलैंड का संविधान 1848 ईस्वी में लिखा गया था। प्रश्न नंबर 36 है, स्विट्जरलैंड के राष्ट्र संघ में शामिल होने का वर्ष क्या है? स्विट्जरलैंड संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ था? दोस्तों ये पूछ रहा है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, सन 1920 ईस्वी में स्विट्जरलैंड संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था। प्रश्न नंबर 37 है, स्विट्जरलैंड का क्षेत्र कोड क्या है? स्विट्जरलैंड का क्षेत्र कोड 41 है। ऑप्शन नंबर बी है। प्रश्न नंबर 38 है दोस्तों, स्विट्जरलैंड के कितने संप्रभु राज्य हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, स्विट्जरलैंड के कितने संप्रभु राज्य हैं? तो 26 कैंटन। ठीक है, 26 कैंटन संप्रभु राज्य हैं। प्रश्न नंबर 39 है, स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अगस्त को स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 40 देखते हैं, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के 2 उपकरणों के नाम क्या हैं? आरंभ या जनमत संग्रह, ये दोनों है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के 2 उपकरण आरंभ और जनमत संग्रह है। ठीक है दोस्तों, अगर क्लास अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करिएगा। सब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन के लिए कमेंट करिए, आपको किस सब्जेक्ट का यूपीएस चाहिए, मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करूँगा। आप यूपीएस से आसानी से अपनी तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।